आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आसाम में शहरियों से मुतालिक कौमी रजिस्टर यानी एनआरसी की हतमी फहरिस्त की इशाअत के बाद एक बहुत बड़े हल्के में बेचैनी और इस्तराफ की कैफियत है। जुलाई 2018 में शाये होने वाली फहरिस्त में 40 लाख अफराद के नाम शामिल नहीं थे। अब मौजूदा फहरिस्त में, जो कि एक आखिरी लिस्ट है, आखिरी फहरिस्त है, तकरीबन 20 लाख अफराद के नाम गायब हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये तमाम के तमाम गैर मुल्की हैं? जी नहीं, इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो हिंदुस्तानी शहरी हैं। कई नाम बड़े चौंकाने वाले भी इस फहरिस्त में हैं, जिनमें साबिक सदर जमहूरिया के अहले खाना के नाम, मौजूदा रुकने असेंबली के अहले खाना के नाम भी शामिल हैं। उधर हतमी फहरिस्त शाये होने के बाद बीजेपी और इसकी खलीफ जमात आसम गण परिषद मुतमईन नहीं है। रियासत के नायब वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि वो फहरिस्त पर नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे। सवाल यह उठता है कि शहरियत से महरूम अफराद का अब आखिर मुस्तकबिल क्या कुछ होगा। आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों पर यह मुसीबत आन पड़ी है। ऐसे में कानून क्या कुछ कहता है, क्या कुछ लोगों के पास ऑप्शन होंगे। इसके अलावा सरकार इस पर अब क्या कुछ सोचती है, इससे भी हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आसाम में सनीचर के रोज शहरियों के कौमी रजिस्टर या एनआरसी की ताजा फहरिस्त जारी कर दी गई। इस फहरिस्त में 19 लाख से जायद अफराद को हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम नहीं किया गया। हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर मुल्की करार दिए जाने वाले तकरीबन 20 लाख अफराद अमली तौर पर बेवतन हो चुके हैं, और अगर वो अपील करने के बाद भी अपनी शहरियत साबित न कर पाए तो इन्हें गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। शहरियों के कौमी रजिस्टर को अपडेट करने का सिलसिला बीजेपी सरकार ने किया था। ये फहरिस्त सन 1951 के बाद से जारी नहीं की गई थी। ताहम सन 2014 में बीजेपी के एक रुकन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फहरिस्त तैयार करने का हुक्म जारी किया था। इसका मकसद हिंदुस्तान में कई दहाइयों से मुकीम गैर मुल्कियों को निशाना बनाना था, जिसमें ज्यादातर तादाद बांग्लादेशी तारिकीन वतन की बताई जाती है। शहरियों के दस्तावेजात जमा करने के बाद इब्तिदाई फहरिस्त गुज़िश्ता बरस जारी की गई थी, जिनमें 40 लाख से ज्यादा अफराद को हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम नहीं किया गया था। सवाल ये उठता है कि शहरियत से महरूम अफराद का मुस्तकबिल अब क्या होगा। आसाम के हुक्काम के मुताबिक शहरियों के रजिस्टर में जगह न बना पाने वालों को तमाम कानूनी ऑप्शंस खत्म हो जाने तक गैर मुल्की करार नहीं दिया जाएगा। फहरिस्त जारी किए जाने के बाद एनआरसी के कन्वीनर प्रतीक हजेला ने अपने एक बयान में कहा कि जो कोई भी अपने दावों और एतराजात पर किए गए फैसले से मुतमईन नहीं है, वो गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। इनका कहना था कि हर किसी को शहरियत साबित करने के लिए मुनासिब मौका फराहम किया जाएगा। फहरिस्त में शामिल न किए जाने वाले अफराद को 120 दिन के अंदर अपील करनी होगी। यहाँ अपील मुस्तरद होने पर वो आला अदालतों से रुजू कर सकते हैं। कानूनी चाराजोई के लिए हुकूमत उनका ताउन करेगी। हुक्काम के मुताबिक इन मराहिल की तकमील के बाद गैर मुल्की करार दिए जाने वाले अफराद को हिरासती मराकिज में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद, यानी आखिरी फहरिस्त जारी होने के बाद लोगों में एक खौफ और एक डर है, क्योंकि एक बड़ी तादाद को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तकरीबन 19 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें इस फहरिस्त में जगह नहीं मिली है। जिन लोगों को इस फहरिस्त में जगह नहीं मिली है, इसका मतलब यह है कि वो एक तरह से गैर मुल्की हैं। लेकिन लोगों को घबराने और डरने की जरूरत इस वजह से नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि अभी 120 दिन उन्हें मिलेंगे। वो एफटी यानी फॉरेन ट्राइब्यूनल में अपनी अपील कर सकते हैं इस चीज को लेकर। वहां पर भी अगर बात नहीं बनती है तो मुल्क की आला अदालतों में भी इस मसले को ले जा सकते हैं। मतलब मौका है और इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन इस इशू के बाद
एक तरह से बीजेपी ही गैर मुतमईन नजर आ रही है, दूसरी जो उसकी हलीफ पार्टियां हैं वो भी एक तरह से इस पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक तरह से सियासत भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो लोग इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, आखिर उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका अब मुस्तकबिल क्या होगा, उन्हें क्या कुछ अब कदम उठाने पड़ेंगे अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसका कानूनी पहलू भी हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट फर्रुख खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफीकुल इस्लाम साहब तर्जुमान हैं AIUDF के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोमिनुल अव्वल साहब स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। इनके अलावा सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब TMC के वजीर हैं, मिनिस्टर हैं बंगाल में, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं मोमिनुल अव्वल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर NRC से मिला क्या, हासिल क्या हुआ NRC से? देखिए, ये 1951 का जो NRC था उसका ये अपग्रेडेशन था, उसका हिसाब से अभी फाइनल NRC निकला है 31 अगस्त को। NRC निकलने का बाद ये सामने आया है कि 19 लाख से ज्यादा आदमी का नाम NRC में नहीं आया है। तो इसमें जो इंडियन सिटीजन है, कोई टेक्निकल कारण से किसी का नाम छूट गया है, तो उन लोगों को कोई घबराने का कोई बात नहीं है, प्रोविजन है, उन लोगों का नाम भी NRC में आ जाएगा। लेकिन अभी माहौल ऐसा है, जो आसाम का रहने वाला आदमी है, उन लोगों को मन में, हम समाज में ये सोच रहा है कि ये जो NRC में जो नाम छूट गया है उसका बीच में जो यहाँ का लोकल आदमी का भी नाम है, यहाँ लोकल जो ट्राइब्स है उन लोग का भी नाम है। लेकिन सबसे बड़ा ये समाज में ये बोल रहा है कि 1979 से जो असम का फॉरेनर्स जो इशू है उसका इशू पर आंदोलन हुआ था। 1985 में एकॉर्ड हुआ था, एकॉर्ड का बाद वो एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना दिन हो गया है। तो अभी जो NRC तैयार हो गया, उसका बाद में वो फॉरेनर कहाँ गया? जो बात लोकसभा में भी बोला था, आसाम असेंबली में भी जब हितेश्वर शइकिया चीफ मिनिस्टर था उस टाइम में हितेश्वर शइकिया भी बोला था कि आसाम में 30 लाख इलीगल। लेकिन मोमिनुल अव्वल जी, इस पर आसाम बीजेपी ही एक तरह से सवाल उठा रही है। इस पर बीजेपी, आसाम के जो बीजेपी लीडर हैं वही कह रहे हैं कि जो आसामी है, जो यूं कहा जाए कि शुद्ध हिंदुस्तानी है, उनको एक तरह से इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। सवाल बीजेपी ही उठा रही है इस पर। ना देखिए, ये बीजेपी भी उठा रही है, आसाम का सब आदमी उठा रही है ये सवाल। ये सवाल उठा रही है, आदमी को बोलना है कि जो जिसका नाम नहीं आना चाहिए था NRC में, वो उन लोगों का नाम आ गया है, और जिसका नाम आना चाहिए था उन लोगों का नाम नहीं आया है। तो इसीलिए वो NRC को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन अब बीजेपी सवाल उठा रही लगातार, तो इस पर सवाल तो बनता। मैं रफीकुल इस्लाम साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपका रिएक्शन भी ले लेता हूं कि UDF एक बड़ी पार्टी है आसाम की, इस पर बीजेपी में मैंने देखा कि एक नाराजगी जाहिर की जा रही है, और बीजेपी की जो हलीफ पार्टियां, जो इत्तेहादी पार्टी हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रही हैं। रफीकुल इस्लाम साहब जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो 19,06,657 लोग अभी NRC से बाहर हैं, इनमें हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन इंडियन हैं, जिनके पास कागजात है, उनका नाम NRC में नहीं आया और वो परेशान है, वो टेंशन में है, उनका नाम आना चाहिए था, कोई टेक्निकल कारण से या जो भी हो, कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर पाया अपने पेरेंट के साथ, अनपढ़ लोग है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी हो, जैसे भी हो, इन लोगों का नाम नहीं आया। लाखों आदमी ऐसे हैं, लाखों आदमी ऐसे हैं जो जेन्युइन इंडियन है, लेकिन उनका नाम अब तक नहीं आया और उनका आना चाहिए। और हमारे पार्टी का ये स्टैंड शुरू से रहा
कि 71 कट ऑफ डेट मान के जो एनआरसी का काम प्रिपेयर हो रहा है, 71 से पहले जो भी यहाँ रहे होंगे उनका नाम एनआरसी में आना चाहिए, और जो 71 के बाद आसाम में आया है उनका नाम नहीं होना चाहिए। आज भी हमारा ये स्टैंड है। तो जो 19,06,657 लोग हैं, उनमें जिनके पास 71 से पहले का कागजात है उनका नाम आना चाहिए। वो अपील करने का उनको मौका है, लेकिन अपील में इतना लंबा प्रोसेस होगा, इतने खर्चे हैं, ये 19 लाख लोग अपील में जाएंगे, वो हैरेसमेंट होंगे, परेशान होंगे, बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो लोग बाहर हैं, हम उनको, जो इंडियन है उनको हम अपनी पार्टी की तरफ से हम मदद करेंगे, हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनका नाम अभी तक नहीं आया वो जेन्युइन इंडियन है, जो जिनके पास कागजात है, हम उनके पास है, उनके साथ है, उनको हम मदद करेंगे, हमारे पार्टी से हम मदद करेंगे। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं रहा। जिन लोगों का नाम आ गया, ये तो आपको ये मालूम है कि कई स्टेज पार होकर इनका नाम आ गया। जो लोकल फील्ड लेवल ऑफिसर ने उनको वेरीफाई किया है, फिर एलआरसीआर ने उसको वेरीफाई, जो सिस्टम था यहाँ में, थोड़ा जो बाहर के पैनलिस्ट है उनको भी ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, एलआरसीआर फिर सीआरसीआर लेवल पे उसका एग्जामिन हुआ है, सर्कल ऑफिसर लेवल पे, फिर डीआरसीआर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे उसका एग्जामिन हुआ है, वेरीफाई हुआ है, फिर स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजला उनके जो स्टाफ है उनके साथ वो किया है। 5 स्टेज मरहला पार होके और हर लोगों ने अपना वेरिफिकेशन के लिए सामना किया है, और सब लोगों ने अपना जो कागजात उनके पास था सब सबमिट किया है। 5 साल सरकारी जो मशीनरीज है, 52,000 एम्प्लॉयज है, इंक्लूडिंग 33 डीसीज, 100 से ज्यादा एडीसीज है, और कई सौ सर्कल ऑफिसर है, और हजारों की तादाद में जो स्कूल टीचर्स है और इंजीनियर्स वगैरह जिनको इस काम में लगा रखा है, इन लोगों ने इन कागजात को वेरीफाई किया है। लोगों ने जो अपना 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया था, सब ने अपना कागजात जमा किया इनके एनआरसी अथॉरिटीज के हाथ में। 5 साल तक इन लोगों ने मरहले दर मरहला एग्जामिन करके उनका फिर इनका नाम आ गया। उसके बाद बीजेपी का जिन लोगों का नाम आ गया, इन पे सवाल उठाना ये दुर्भाग्य की बात है। अभी कई दिन से, 2 दिन से आप सुन रहे होंगे लिस्ट आने के बाद, ये जो एम्प्लॉयज है, डीसी है, आसाम सरकार के अंडर में नौकरी करती है, मेरा कोई खालाजात भाई नहीं है। जो एडीसी है, सर्कल ऑफिसर्स है, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, क्या मुसलमान का कोई रिश्तेदार नहीं है, क्या बंगाली का कोई रिश्तेदार नहीं है। ये जेन्युइन लोग हैं। इन लोगों ने वेरीफाई करके जो जिनके पास कागजात सही मिले उनका नाम आ गया, जिनका नहीं मिले या थोड़े टेक्निकल डिफेक्ट है वो बाहर रह गया, लेकिन बाहर रहने में भी बहुत इंडियन है। तो जिनका नाम आ गया उन पे उंगली उठाना बीजेपी को ये शोभा नहीं देता। आज मैं बीजेपी के एक मंत्री के जुबान से सुना, कल हेमंत बिश्व जी जो यहाँ के बड़े मिनिस्टर है, नेक्स्ट टू सीएम है, उन्होंने कल ये कहा जिन लोगों का नाम आ गया, विदेशी लाख का नाम इसके अंदर है, वो खुशी नहीं मनाना चाहिए। अरे भाई कैसे विदेशी का नाम होगा? ये जो 52,000 लोगों ने 5 साल तक क्या किया, इन लोगों ने अपना कागजात दे दिया, एग्जामिन के बाद उनका नाम आ गया, फिर किस जुबान से आप इनको विदेशी बोलते हैं? इसका मतलब यह है कि आप लोग एक जनगोष्ठी, एक मतलब कम्युनिटी के लोगों को आप लोग टारगेट करके उनको दबाना चाहते हैं। अभी जो 19 लाख लोग बाहर हैं, हम उनके फिक्र करेंगे या इनके दफा करेंगे? इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एक बीजेपी के एक स्पोक्समैन हिंदू मुसलमान तो नहीं होना चाहिए, सुनिए, एक इंपॉर्टेंट नहीं देखा जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, जी ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, एक चीज प्लीज। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी है, उन पे भी सवाल उठा रहा है बीजेपी। आज बोल रहे थे कि रंजन गोगोई साहब आसाम से है, वो कैसे इस काम को डील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में फैसला देखते हैं। जयंत मल्ल बरुआ आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे ये सवाल किया है। इस तरह के इन लोगों ने अब आपे से बाहर, जाहिर सी बात है कि इस पर एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि सवाल नहीं उठाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि अब इसका आगे का रोड मैप क्या कुछ होगा, आगे इस मसले से इसका हल कैसे निकलेगा। क्योंकि मेरे साथ एडवोकेट फर्रुख खान भी हैं, वो आधा घंटा मेरे साथ रहेंगे। मैं उन्हीं से इस जो कानूनी पहलू है उसे समझ लेता हूं कि आखिर आगे क्या कुछ होगा। डॉक्टर फर्रुख, मैं ये समझना चाहता हूं कि 19 लाख से ज्यादा लोग एक तरह से इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं, वो एक गैर मुल्की है, या यूं कहा जाए कि हिंदुस्तान में एक तरह से इलीगल हैं। अब इसके अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए, कानूनी पहलू देखा जाए, तो कानून क्या कुछ कहता है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, बड़ी अजीबोगरीब पोजीशन होगी। मैं 19 लाख लोगों में कौन ठीक है कौन गलत है, ये तो एक प्रोसीजरल मामला है। मैं हुरैरा साहब आपको ऐसे समझाऊं कि अगर मान लीजिए कि फाइनल एनआरसी में, खैर फाइनल लिस्ट है, लास्ट में जो भी प्रोसेस है उसके बाद अगर
19,000 लोग भी स्टेटलेस हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप उनको ये कहेंगे कि वो इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश उनको मानने को अपना तैयार होगा नहीं, क्योंकि 71 का कट ऑफ डेट रखा हुआ है, तो वो स्टेटलेस हो जाएंगे। तो स्टेटलेस लोग क्या आप डिटेंशन कैंप में भेजेंगे, कहां रखेंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई इंसान के कुछ बुनियादी ह्यूमन राइट्स भी हैं, राइट? अब जब ह्यूमन राइट्स जो होंगे, अगर आप उनका नहीं आप उनकी जो है हिफाजत करेंगे तो कौन करेगा? गवर्नमेंट को इस पे भी क्लैरिटी लानी होगी कि जो लोग भी फाइनल अभी अपील के प्रोसेस से निकलने के बाद में जिन पे ये साबित हो जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आ जाएंगे जो प्रोसीजरल लाइसेंस, वो बात तो लोगों ने आपकी करी दी, लेकिन जब ये फाइनल हो जाएगा कि 1,90,000 लोग भी मान लीजिए अगर जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या वो ऐसे गरीब लोग हैं, या ऐसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए अपने आइडेंटिटी के, या जो भी हो, उन लोगों का आप क्या करेंगे? या तो बांग्लादेश से कोई बायलेटरल ट्रीटी हो कि भाई ये आपके लोग हैं, और इंडिया के और बांग्लादेश के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं कि भाई आप इन लोगों को वापस लेंगे क्योंकि ये आपके मुल्क है, या वो जिस मुल्क के भी है। लेकिन जो अगर बांग्लादेश उनको लेने से इंकार कर देगी, जिसके पूरे इम्कानात हैं, तो उनका क्या होगा? इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और इसमें कोई बात करने को तैयार भी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा। देखिए, इंडिया के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, और बहुत पुराना संस्कृत का एक जो प्रोवर्ब है कि वासुदेवा कुटुंबकम, तो वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड कंट्री। मैं ये नहीं कहता कि इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने दिल सीने खोल दिए, तुम आओ मेरे मुल्क पर रहो, मेरे मुल्क की सारी चीजें इस्तेमाल करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। पर मैं ये कहता हूं कि जो लोग यहां रह रहे हैं, जो लोग हाल फिलहाल में अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, जिनकी पूरी जनरेशन निकल गई यहां पे, उनको आप करेंगे क्या? उनका होगा क्या एट एंड ऑफ द डे? तो ये अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये रोहिंग्या वाला भी मैटर चल रहा था, जब बहुत सारे जो सिविल एक्टिविस्ट लोग गए थे कोर्ट्स में, तो ये जो रिफ्यूजी का स्टेटस है, या किसी भी डेवलप्ड मुल्क में भी आप देखेंगे, आपने देखा कि कैसे सीरिया के लोगों ने, जर्मनी ने, पोर्तुगल ने और सारे मुल्कों ने वहां के लोगों को एम्ब्रेस किया। तो हमें यह देखना होगा कि इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई भी आदमी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना हो, कोई भी आदमी हमारे मुल्क के लिए खतरा ना हो, और अगर वो आदमी जेन्युइन है, जायज है, तो उसके भी हुकूक की हिफाजत करना मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की और हम सब लोगों की, खास तौर सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस फाइनल लिस्ट आने के बाद ममता बनर्जी काफी ज्यादा नाराज थी, उन्होंने बड़ा तनकीदी एक ट्वीट भी किया, और ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि आसाम से बंगालियों को निकालने के लिए एक तरह से साजिश रची जा रही है, साजिश की जा रही है। चौधरी साहब जी, ये मसला असल में बहुत गंभीर है, चूंकि बंगाल से आसाम का ताल्लुक बहुत गहरा है। बंगाल के जो बॉर्डर के अजला हैं, आसाम उस पर बसे हुए हैं, या आसाम के मुत्तसिल बंगाल बसे हुए हैं। फितरी तौर पर यह नाराजगी होनी चाहिए। जो रोल बीजेपी के लोग प्ले कर रहे हैं, उसमें बांग्ला बोलने वाले के साथ और भी लोग होंगे जिसको टारगेट बनाया गया। इसलिए सीएम ने इस बात का इजहार किया कि इस एनआरसी से हम नाराज हैं। पार्टी सतह पर यह बात भी हुई है कि यहाँ तहरीक चलाएंगे, सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ एक माहौल बनाएंगे कि जुल्म अत्याचार हो रहा है। ये बात तो उन्होंने कही है। इस सिलसिले में जो समझने की बात है, आखिर इसमें बीजेपी को क्या फायदा हुआ, और आसाम के बाद अब उन्होंने बबांग धौल ऐलान किया कि मगरबी बंगाल भी टारगेट में है बिल्कुल, फिर तेलंगाना भी है, फिर दिल्ली भी है। इसके माना कि हिंदुस्तान के ठेकेदार वही लोग हैं। ये ठेकेदार उनको किसने बनाया? मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा, दस्तूर हिंद के दफा 5 से 11 तक वहां सिटीजनशिप के बारे में एक गाइडलाइन दी गई, और उससे पहले भी
ये बात वाज़ेह की गई, पैदाइशी सूरत में सिटीजन बन सकता है या ख़ानदानी लिहाज से बन सकता है। ये रोज़ाना एक एक बात उठा करके पब्लिक को हरासा किया जा रहा है, तो ये बहुत तकलीफ देह मसला है। ये तकरीबन समझ लीजिए 1955 में, 86 में, 2003 में, 2005 और 15 में पार्लियामेंट में बहस हुई, बातचीत हुई, लेकिन इसमें क्या फायदा होगा? इनको तो निकाल बाहर कोई कर नहीं सकता है। हमने जो अंदाजा लगाया, आसाम के डिटेंशन कैंप कोकड़ाझाड़ में है, जहां तकरीबन 300 से ऊपर आदमी रह रहे हैं। दूसरा ग्वालपाड़ा में है, जहां 200 से ऊपर आदमी रह रहे हैं और जेल खाना है। यहाँ 2-2 घंटा, 2.5 घंटा कोई टॉयलेट जाएगा तो खड़ा खड़ा उनको इंतजार करना पड़ेगा। इतना यानी गोया के खाना जो मिलता है जो आदमी खा नहीं सकता है। तो आखिर हिंदुस्तान में ये सोचने का मौका है कि मुल्क को ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। मुल्क में ये एक नया माहौल बनाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तानी है। आखिर अगर किसी को तुम विदेशी कहते बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो बात आपने कही कि अब आसाम के बाद बंगाल पे, वेस्ट बंगाल पर भी एक तरह से नजर है और उस तरह के बयानात भी चौधरी साहब आने लगे हैं। इस बीच मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस ने भी इस लिस्ट पर, हालांकि बीजेपी ने भी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ताज्जुब किया और कांग्रेस ने कहा कि जो असली हिंदुस्तानी हैं, जो वाकई में हिंदुस्तानी, उनके नाम भी इस लिस्ट से एक तरह से बाहर कर दिए गए हैं। देखिए, हिंदुस्तानी तो सभी हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो जिन हिंदुस्तानियों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उसमें आप देखिए खासकर आर्मी, हिंदुस्तानी फौज में जिन्होंने जो है हिंदुस्तान मुल्क के लिए लड़ा, आतंकवाद का सामना किया, आज वो भी इस लिस्ट में नहीं है। तो यही अमित शाह जी अपनी चुनावी रैली में बोलते थे कि इन्फ्लेटर्स जो हैं वो 40,000 से जायद हैं, और आज आपने देखी कि लिस्ट में कितनी तादाद है। तो बीजेपी आज ही अपने ही उसमें फंस गई जाल में। तो यही इनका, मैं हर डिबेट में यही कहता हूं कि बीजेपी चुनाव के टाइम पे कुछ बोलती है और चुनाव के बाद में कुछ बोलती है। और ये इन्होंने सही बोला, मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि ये जुल्म है। ये जुल्म बिल्कुल अपनी सरकार में, जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, जब हमने देश के लिए कुर्बानी दी, जब हमने देश के लिए सर्विस दी, अपने 40 साल में जिस व्यक्ति ने इस देश की वर्दी पहन के आतंकवाद का सामना किया, आज उसको यह बोल रहे कि आप देश के वासी नहीं है, तो कितना दुख की बात है। तो इसलिए इसको रिवाइव किया जाना चाहिए। और सरकार जो है जानबूझ के देश के जो नागरिक है उनको टॉर्चर कर रही है हर एक नए मुद्दे के साथ, चाहे मॉब लिंचिंग का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो। इसलिए जो गरीब लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो बिल्कुल प्रोफेसर सतीश कुमार जी, जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे थे, क्या वाकई उसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है? जो बात बीजेपी कह रही थी, जिस इशू को बीजेपी बड़ी गर्मजोशी और जोरों शोर से उठा रही थी, आज उसी पे कहीं ना कहीं वो फंसती हुई एक तरह से नजर आ रही है, क्योंकि आज बीजेपी, आसाम बीजेपी के लोग खुद इसका अपोज कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है आसाम बीजेपी इस इशू को लेकर। अबू भाई, इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है और चौथा भी तरीके की चर्चा हुई। एक डायमेंशन है राष्ट्रीय, नेशनल पर्सपेक्टिव, दूसरा रीजनल पर्सपेक्टिव और तीसरा कम्युनल पर्सपेक्टिव, और चौथा वकील साहब और बाकी तमाम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव को भी चर्चा की है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित है कि मैसिव इन्फिल्ट्रेशंस हुआ है, मैसिव एग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंस पूरे आसाम में और उनके अगल बगल के क्षेत्रों में, राज्यों में भी वो फैला दिखाई दिया है। अब ये बताया जाए कि अगर इन्फ्लेटेशंस 71 के बाद लगातार निरंतर जारी है, तो उनको आइडेंटिफाई करने का अगर एनआरसी के अलावा और कोई तरीका हो सकता है तो वो सुझाएं। अगर देश में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी यहां पर निरंतर आ रहे हैं और घुसपैठिए के रूप में फैल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां का सोशल ऑर्डर भी बिगड़ता जा रहा है। अगर सोशल ऑर्डर के बिगड़ने से, डेमोग्राफिक चेंजेस से जो मानवाधिकार का हनन, वहां के लोगों को, इंडिजिनस
लोगों को हो रहा है, क्या उसकी फिक्र नहीं है? जहां तक ये बातें की जा रही हैं कि 19 लाख लोगों में से तकरीबन इतना बड़ा एक्सरसाइज था कि उसमें कुछ नाम छूट गए होंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई गुरेज नहीं। मालूम है कि कुछ आर्मी ऑफिसर, मेरा सवाल यह था कि खुद बीजेपी अब इस पर सवाल उठा रही है, जिसने शुरुआत की 2014 से आने के बाद, 2014 में आने के बाद एक तरह से इस इशू को दोबारा से बीजेपी ने जिंदा किया। आज वही इस पूरे प्रोसेस पर, इस इशू पर एक तरह से बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है, वही से सवालिया निशान लगा रही है इस पूरे मामले पर। सतीश जी, अब एनआरसी पर कोई मतभेद नहीं कि ये एक अच्छा काम है। दूसरा, जैसा रीजनल पर्सपेक्टिव हमने कहा कि रीजनल पर्सपेक्टिव के नजरिए से अगर देखा जाए तो उन लोगों ने कहा कि भाई कुछ ऐसे हमारे वोटर्स हैं जो उसमें जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है ना, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है कि आप 120 दिनों में आप अपना दस्तावेज दें और उस पर मुतकिल किया जाएगा कि भाई अगर आपके पास दस्तावेज फिर उसके बाद भी अगर बातें नहीं समझ में आती हैं या नहीं सॉल्व हो पाता है तो फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी आप अपना इतला दे सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी 120 दिन में एक प्रोसेस होगा जिसे पूरा करना होगा जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया। मैं डॉक्टर फारूक, मैं अगर कानूनी तौर से अबू भाई ये खौफ क्रिएट करना और नैरेटिव बनाना कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, मैं इस पर भी आऊंगा सतीश कुमार, मैं इस पर भी आऊंगा सतीश जी, मैं इस पर आऊंगा। डॉक्टर फारूक, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी में अब खुद एक तरह से नाराजगी, और बीजेपी ने कहा भी, आसाम बीजेपी की अगर हम बात करें, हेमंत बिस्वा जी ने कहा है कि इस पूरे इशू को दोबारा से हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। कानून क्या कुछ कहता है? क्या वाकई में इसे अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस पर सुनवाई करेगा, गौर फिक्र करेगा? आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें कानूनी पहलू? देखिए अबू भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस इतने बड़े एक्सरसाइज को दोबारा करवाने जा रहा है, क्योंकि मुल्क में और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ एक एनआरसी का ही मामला नहीं है, राइट? क्योंकि जैसा अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि 52,000 लोगों इसमें लोग जो है वो स्टेट मशीनरी के इंगेज थे और उन्होंने दिन रात मेहनत की है। अभी जैसा मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि इसके लिए पूरा प्रोसेस है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, पर हमें यह भी समझना होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो अपने खाने के मुहताजी हैं, आप उनसे ये तवक्को करें कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आके अपना मुकदमा लड़ ले, ये बड़ी जो है वो गैर मुनासिब बात है। गवर्नमेंट से मुतालबा ये होगा हमारा ऐसे मसले पे कि गवर्नमेंट लीगल एड उन लोगों को प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड की ऑलरेडी प्रोविजंस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट स्पेशल जो है वो उन लोगों को जो हमारे बोनाफाइडे इंडियन सिटीजन हैं और जिनका नाम निकल गया है, उनके लिए गवर्नमेंट लीगल एड प्रोवाइड करे ताकि वो अपने मुकदमे को और अपने केस को मजबूती से लड़ सके। दूसरी बात, मैं अपने बड़े भाई जो हमारे बीजेपी के स्पोक पर्सन है उनसे बड़े अदब के साथ पूछना चाहूंगा कि जो लोग, जो मैंने पहले राउंड में सेगमेंट में आपसे बात कही थी कि जो लोग, अगर वो 19,000 लोग भी या 29,000 लोग भी फाइनली रह जाते हैं एनआरसी से किसी वजह से भी, और अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, तो उनका आप क्या करेंगे? क्या उनको पूरे जिंदगी आप डिटेंशन कैंप पे रखेंगे, या उनके लिए आपने बांग्लादेश गवर्नमेंट से कोई बात की हुई है, या आप बात करेंगे? उनका मजीद क्या होगा, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा इंसानियत का मामला है, ह्यूमैनिटी का मामला है, और इसको हम लोग इंसानों को और सामानों में फर्क करना पड़ेगा। सामान तो आप उठा के यहां से वहां फेंक देंगे, इंसान को आप अनफॉर्चुनेटली फेंक नहीं सकते, राइट? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। और जैसे कि अभी एक और पैनलिस्ट कह रहे थे कि डिटेंशन कैंप ऐसे बने हुए हैं कि जहां आपको जो है बैतुल खुला के लिए 2.5 घंटे लाइन लगाने पड़ती है, तो क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में, क्या वासुदेव कुटुंबकम में ये हम इसको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, इसके साथ कैसे जिएंगे? और इसको लीगल पर्सपेक्टिव में अगर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं होगा तो क्या होगा? इन 2-3 सवालों का आप जवाब जरूर इनसे लें। अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल, जी जी, अबू हुरैरा साहब, अबू हुरैरा साहब, जी जी, रफीक साहब, अबू हुरैरा जी, मैं सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल रहा हूं, सुनिए जी जी जी, एक हकीकत के इंकशाफ मैं कर रहा हूं जी। ये आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब
4/9/2017 में विधानसभा में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि 1997 से यानी इस सालों में जो खर्चे हुए हैं वो इतना समझ लिए 83,30,95,000 सालाना 20 करोड़ का खर्च है इस प्रोसेस पर आया। बिल्कुल। और अब जी और यानी इनको सीधा करने में और दुरुस्त करने में अब 19 लाख लोगों का कितना दिन लगेंगे ये समझ से बाहर है। और ये चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उस सिलसिले में ये समझदारी की बात है। हम तो चाहेंगे हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी हैं और इससे पेट में मरोड़ पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो इसमें क्या फायदा होगा? बिल्कुल। मुल्क कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इस लिस्ट में अगर एक भी हिंदुस्तानी अगर छूट जाता है, वो रह जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर ये नाकामी किसकी होगी? अगर एक हिंदुस्तानी भी इसमें छूट गया तो जाहिर सी बात है कि पूरा प्रोसेस एक तरह से नाकाम हो जाएगा। जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी का काम है और एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एक भी हिंदुस्तानी इस लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए। यहां पर मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। डॉक्टर फर्रुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटकर जब आएंगे तो इन्हीं इश्यूज पर हम बात करेंगे कि आखिर जो जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया, एक बड़ी तादाद है, आखिर इसका आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर क्या कुछ होगा। आसाम में एक तरह से हमने यह हालत देखी और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से मगरबी बंगाल में शोषा छोड़ दिया है या मुल्क के दूसरे हिस्सों में एनआरसी कराने को कह रही, आखिर क्या इसे महज एक सियासी शगुफा ही? तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं एनआरसी मामले की। आसाम में 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त यानी आखिरी फहरिस्त, आखिरी लिस्ट से कट गए हैं। इन लोगों में एक तरह से एक बेचैनी और एक खौफ और डर है कि आखिर इन लोगों का मुस्तकबिल क्या कुछ होगा। जाहिर सी बात है कि इन 19 लाख लोगों की तादाद एक छोटी तादाद नहीं होती है। इनका मुस्तकबिल आखिर अब क्या कुछ होगा, जो प्रोसेस है वो भी एक तरह से इतना आसान नहीं है। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं और इसी पूरे इशू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोमिनुल अव्वल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा ब्रेक के बाद। मोमिनुल जी, आसाम में जो कुछ एनआरसी के इशू पर हुआ वो सबके सामने है। बीजेपी ने भी उस पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के आसाम के बड़े लीडर एनआरसी के प्रोसेस से एक तरह से नाराज हैं। लेकिन सवाल मोमिनुल जी ये उठ रहा है कि आपने अब जो बीजेपी के लीडर हैं वो वेस्ट बंगाल में इस तरह का शोषा उन्होंने छोड़ा है कि अब आसाम के बाद वेस्ट बंगाल में एनआरसी किया जाएगा, दूसरे और स्टेट का नाम लिया गया कि वहां पर किया जाएगा। क्या इसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक यूं कहा जाए कि बीजेपी एक तरह से सियासत करे इस इशू को लेकर? मोमिनुल जी ना, देखिए ऐसा है, हम लोग का नेशनल का सिटीजन कौन है उसका तो एक लिस्ट होना चाहिए। इसका लिस्ट होना चाहिए। ये आसाम में 1951 में शुरू हुआ था, अभी इसका अपडेट चल रहा है। हमारा हिसाब से तो सारा देश में एनआरसी होना चाहिए। कौन इंडियन सिटीजन है ये लिस्ट होने से हम लोग को पता चलेगा। दूसरा बात ये है जो इस तरह से अगर इस तरह से एनआरसी कराएंगे तो पूरा आधे हिंदुस्तानी फिर निकल ही जाएंगे, जिस तरह से आसाम में करा रहे हैं। अगर ऐसे कराएंगे तो इस पर सवाल उठेगा। देखिए निकलने का बात नहीं है। ये जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन मोमिनुल जी देखिए जो इंडियन सिटीजन है उसको इंडिया में रहने का हक है। जो इंडियन सिटीजन नहीं है उन लोग को इंडिया में रहने का हक नहीं है। नहीं तो जो लिस्ट आई उसमें तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो हिंदुस्तानी हैं, जिसे बीजेपी भी मानती है और वहां के लीडर मानते हैं कि बहुत से ऐसे नाम हैं। हम भी मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन में एनआरसी बन रहा है, एनआरसी जो निकल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें बहुत लोगों का नाम छूट किया है। तो सवाल मोमिनुल जी इसी वजह से उठ रहा है कि आप आसाम में कामयाब नहीं हुए हैं। एक जगह अभी आप कामयाब नहीं हुए और दूसरी जगह शोषा आपने छोड़ दिया। कामयाब होने का बात नहीं है। बंगाल में भी कराएंगे, तेलंगाना में भी कराएंगे, फलां स्टेट में कराएंगे।
एक जगह आप कामयाब नहीं हुए और दूसरी जगह का प्रश्न आपने छोड़ दिया। क्या वाकई जो काम सुप्रीम कोर्ट जो काम सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन में चल रहा है, डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें नाकामी और कामयाब का बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में एनआरसी बन रहा था। बीजेपी फिर इस पर सियासत क्यों कर रही है? इसमें नाराजगी क्यों जाहिर की जा रही है? नहीं, सियासत हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, नाराजगी है, सब लोग का बस नाराजगी है। जो लोग, जिन लोगों का नाम काटना चाहिए, ठीक है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। सिद्दीकुल्लाह साहब, मोमिनुल जैब सिद्दीकुल्लाह साहब सुनिए, मैं आ रहा हूं, रफीक साहब मैं आ रहा हूं। बड़े अदब के साथ हम कह रहे हैं कि 72 साल में एक स्टेट के 3 करोड़ लोगों के साथ ये पापड़ बेलकर 40-50 साल में नतीजा निकालने में 72 से चला गया। पूरा मुल्क जो है 130 करोड़ का है। अब सोचिए 130 करोड़ का आप सोच रहे हैं तो 500 साल लगेगा और पूरा मुल्क कहां जाएगा? पूरे मुल्क में और कोई काम हमारा नहीं है, दूसरे कोई मुद्दा नहीं है, रोटी रोजी का, बिल्कुल सेहत का और भी तरक्की का कुछ नहीं है। आसाम में तरक्की का भी एक मसला भी है, कारखाना बनाना, बेरोजगारी से लोगों को आगे बढ़ रोटी रोजी देना, ये असल में इशू बनाकर एक सेंटिमेंट। देखिए ये चिंता करने के लिए आसाम का गवर्नमेंट है जी, आसाम का गवर्नमेंट इसका चिंता करने के लिए आसाम में गवर्नमेंट है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात यह है आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स का अगेंस्ट में ठीक है, आप हिंदुस्तानी है या हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आसाम में 1979 से जो बांग्लादेश से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट्स है उसका अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा है। 1985 में इसका एकॉर्ड हुआ, एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये गवर्नमेंट प्रोसेस उठाया है, इसके खिलाफ कोई नहीं, इसके अगेंस्ट कोई नहीं है। मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से इशू हुआ है, इसके अगेंस्ट कोई नहीं है। लेकिन अब जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, जो रिजल्ट हमारे सामने इस पर सवाल उठ रहा है, रफीकुल इस्लाम साहब, जो रिजल्ट आया इस पर सवाल उठ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई नहीं है। बोल रहा हूं जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी बाहर है 19 लाख लोग जिनका नाम अभी बाहर है। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जमीनी हालात जो यहाँ है, 19 लाख में से अप्रोक्सीमेट 9-10 लाख लोग ऐसे होंगे जो जिनके घर के, फैमिली के, डायनेस्टी के सब लोगों का नाम आ गया। 5 भाई है, 3 का नाम आ गया, 2 का नहीं आया। फादर मदर का नाम आ गया, किसी बच्चे का नाम आ गया, नहीं आया, किसी बेटी का नाम नहीं आया। इस तरह जो 19 लाख लोग बाहर है, तकरीबन 8-10 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके फैमिली या डायनेस्टी के बाकी लोगों का नाम आ गया, 1-2 का छूट गया। ये अभी जाहिर बात है। अब अगर देखेंगे किसी का माँ बाप इंडियन है, 5 भाई बहन में से 4 इंडियन है, 1 विदेशी, कैसे होगा? हो नहीं सकता है। तो इसीलिए एफटी में जाना ये तो ठीक है, ये प्रोसीड्यूर है कि लोग अभी अपील करेंगे, एफटी में जाएंगे, लेकिन 19 लाख लोग, ये जो नंबर है छोटा मोटा नंबर नहीं है। वर्ल्ड में 50 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जिसके जनसंख्या 19 लाख से कम है। तो इतनी बड़ी तादाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में इसको निपटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए ठीक है, वो कानून है, अब 19 लाख लोग अपील करेंगे, जाएंगे, हम भी लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन इससे कोई आसान शक्ल अगर हो, आसाम सरकार या दिल्ली सरकार उसको ढूंढना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और अपील करेंगे कि कोई दूसरा आसान शक्ल भी निकालिए, अपील के साथ साथ कि जिनका माँ बाप का नाम आ गया, भाई ब्रदर का नाम आ गया, डायनेस्टी के बीच नाम 20 में से 18 नाम आ गया, 2 नहीं आया, इन लोगों को आसानी के साथ कैसे इनका नाम इंक्लूड किया जाए, इसका भी एक रास्ता अगर निकालेगा तो जो 19 लाख लोग ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, 19 साल 50 साल पता नहीं कितने साल लगेगा और इनकी जिंदगी सड़ेगी, बर्बाद होगा और ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। इसका ख्याल रखना चाहिए। ये तो एक मसला हो गया। दूसरा रहा आपका जो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों का नाम आ गया ये सब विदेशी नहीं है। आप इस स्वदेशी इसमें जो लाखों लोग हैं, बीजेपी का चक्कर ये है पूरे हिंदुस्तान में जो इसको लागू करना चाहते हैं। अब इंडिया का इकोनॉमी कोलैप्स है, देखिए 5% में आ गया जीडीपी। अभी इंडिया का देखिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या इंडस्ट्रीज है सब बर्बाद हो गया। इंडिया का जो हाल है, इसको छुपाने के लिए इसको छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान का कट खेल लीजिए। भाई आप क्या कहना चाहते हैं पूरे इंडिया में इसको करा के? यही तो होगा। अभी 47 से पहले पाकिस्तान भी इंडिया था, बांग्लादेश भी इंडिया था। इसके जरिए
ठीक है, लेकिन देखिए वही इशू आपका ये इल्जाम आपकी जगह ठीक है। मैं खत्म कर ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब। प्लीज एक मिनट का टाइम, एक मिनट का टाइम दीजिए। जो बीजेपी का था 1 करोड़ का नौकरी, वो कोई क्वेश्चन ना करे। अभी सब सेक्टर बर्बाद हो गया, कोई क्वेश्चन ना करे इसका। अभी देखिए मैं आखिरी बात बोल रहा हूं कि बीजेपी वाले जिन लोगों का नाम आ गया इसमें, उस पे जो शक कर रहे हैं इसको बंद करे। इसलिए कि फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्समैन है, दिल्ली में बैठ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो एनआरसी का काम हुआ, सच हुआ, ये फ्री एंड फेयर हुआ, अच्छा हुआ, ये साइंटिफिक पद्धति से ये काम हुआ। इंडिया गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ये बोल रहे, और आसाम सरकार के मंत्री इसके खिलाफ बोल रहे। हेमंत बिश्व ये सब बोलना बंद करे, ये सब बोलना बंद करे। एक कम्युनिटी, एक जनगोष्ठी को टारगेट करना है, उसको नहीं करना चाहिए। होम मिनिस्ट्री कह रही कि जो प्रोसेस है बहुत सही है, लेकिन आप स्टेट बीजेपी या स्टेट में जो सरकार है उसकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस पर सवाल तो उठता है। दिल और जुबानों का अलग अलग है। दिल कुछ है, जुबान कुछ है। जी, जम्मू कश्मीर में इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार 4 साल चलाई, लेकिन जब इन पे आई तो फिर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही जब इन्होंने ये कैंपेनिंग इलेक्शन प्रचार में चलाया कि सब जो है ये इलीगल लोग हैं, जब अपने लोग उसमें आ गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए, मुल्क की बड़ी अच्छी बात की आपने भी कहा कि जो अगर सबकी नेशनलिटी पे सवाल है तो फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं, अडवाणी जी जो है वो भी तो पाकिस्तान से आए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी देशद्रोही बोल दीजिए और उनको भी वापस भेज दिए वहां। तो ये मंसूबा जो है ये बड़ा डेंजरस है। ये चाहते हैं कि इलेक्शन में एक खास पर्टिकुलर ना ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये बात जो बोल रहे हैं, आप तो नादान नहीं है ना, आपका समझ है जो 1971 कट ऑफ डेट है असम में। आप ऐसा बात मत बोलिए, आप ऐसा मत बोलिए। 1971 से पहले जो आया है आप मेरी बात सुनिए सर, आप बाकी मुद्दों पे बात करिए ना। ये एक साजिश के तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश है, चाहे वो बंगाल का मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान हो, चाहे मध्य प्रदेश का मुसलमान हो। मुसलमान हिंदू का नाम से नहीं है, हिंदू मुसलमान ये इंडियन सिटीजन का रजिस्टर है, ये हिंदू मुसलमान का रजिस्टर नहीं है। ये खाता जो हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है, ये कांग्रेस वाला ऐसा किया था। जो कांग्रेस है उसी ने हिंदू मुसलमान का बीज सींचा था। लेकिन ये जो एनआरसी बन रहा है, ये रजिस्टर नेशनल रजिस्टर है, ये हिंदू मुसलमान का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है। पड़ गया तो आज ही बौखला गए ना आप। हम तो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, आप तो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। नहीं क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का मुंह से नहीं, कांग्रेस के माथा में तमाशा पड़ा है। दैट मींस कि कांग्रेस वाला का माथा में तमाशा पड़ा है, आप अमित शाह कांग्रेस का माथा में सब इलीगल है, वापस भेज देंगे। अरे देखिए दम है आप में। अरे अपना राहुल बाबा क्या बोलता है, राहुल बाबा तुम्हारा क्या बोलता है? अबू हुरैरा साहब, ये कांग्रेस एक भी लोगों को आपने निकाला। अबू हुरैरा साहब, अबू भाई आपका बात नहीं है। अबू भाई मैं बार बार बोलूंगा, ये कांग्रेस और ये इंडियन जो सिटीजन का ये लिस्ट बन रहा है, ये एनआरसी। ठीक है, ये देखिए ये जो तरीका है, ये कांग्रेस और बीजेपी के झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का मसला है, फ्यूचर का मसला है। दुनिया के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुल्क कहां जा रहा है। इसलिए जो इशू जितना उसी को उस हद तक रखना चाहिए। बीजेपी का दिल में कुछ है, जुबान में कुछ है। दिल्ली वाले कुछ बोल रहे हैं, आसाम वाले इसके माने कि झगड़ा को लगाते रहो, झगड़ा करते रहो, ये इशू गर्म होता रहे। ठीक है, मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, अरे गरम तो ममता बनर्जी कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मोमिन जी बात हो गई, अव्वल जी बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दिया। अव्वल जी बात हो गई, अब सुन लीजिए सतीश जी, बहुत देर से सतीश कुमार जी ममता बनर्जी से डर नहीं। ठीक है, बात हो गई, बात हो गई। मैं आप ही के इशू पर आ रहा हूं, आपका सवाल मैं ले रहा हूं। सतीश कुमार जी, इशू जो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है और जो स्टेट बीजेपी का जो रवैया है उस पर सवाल सतीश कुमार जी, इमरान खान का राइट नहीं है जो इमरान खान बोल रहा है। देखिए, बहुत लोगों की बातें सुनने के बाद बात हो गई, सुर मिला रहा है, ममता बनर्जी हमारी बात भी सुन लें। बहुत लोगों की बात बनर्जी जो बोल रहा है, किस तरीके से फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी,
जो बात बोल रहा मोमिनुल जी, मैं आ रहा हूं, मोमिनुल अव्वल जी, मैं आ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी जो अव्वल बात जी, बोल मैं रहा आ है, रहा हूं, आ रहा हूं। और आप थोड़ा सा वेट पाकिस्तान का करिए, जो वेट कर प्राइम लीजिए, मिनिस्टर है मैं इमरान आपको- खान, वो जो बात बोल रहा है एक ही सुर में बोल रहा है। पाकिस्तान में रखिए, थोड़ा सा इमरान खान ऑडियो आ डाउन कर दिए। पाकिस्तान कुछ- पाकिस्तान में रखिए। किस तरीके से यहाँ आप फौज का नैरेटिव बनाया जाता है? देखिए, इस तरह से नहीं, बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर एक एक करके बात कीजिए, वन बाय वन। सतीश जी से मैं जवाब ले लेता हूं, मैं सबके पास आ रहा हूं, मैं सबके पास आ रहा जी, हूं। अबू भाई, जी, सतीश जी किस कंटिन्यू तरीके कीजिए। से फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है एनआरसी को लेकर, कई लोग ये मानते हैं, ये कहते हुए सुने गए कि इसे बुरुंडी और युगांडा बना दिया गया, हुस्से और तुस्से की लड़ाई। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर एनआरसी होगा तो ये 500 साल लग जाएंगे। ये सारे बेवकूफी वाले नैरेटिव्स लोगों को भयभीत और मूर्ख बनाने के लिए किए जा रहे हैं। भारत के पास इतनी क्षमता है, सरकार के पास इतनी क्षमता है कि नियमित समय के भीतर वो सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया जाए। और ये भी बात सच है कि मानवाधिकार की हम बात जब हम करते हैं तो राष्ट्रीय हित को दरकिनार करके नहीं करते। भारत वसुधैव कुटुंबकम का है, लेकिन बाहरी घुसपैठियों को लाकर अपनी संस्कृति और अपने देश की सारे आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं बनाया है। अबू भाई, यही बात मैं अपने आपके दिल में जो भारत का मोहब्बत है उससे ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल में है। मैं इंकार नहीं करता होगा, लेकिन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले नजरिए से भी देखना होगा। ठीक है सतीश जी, मैं रफीक साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। रफीकुल इस्लाम साहब। सतीश जी जो कह रहे हैं, सतीश जी जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी से सहमत है पूरी इंडिया में जो एनआरसी कराने। भाई हमें कोई डर नहीं, खौफ नहीं। इंडिया के जो मुसलमान है वो विदेशी नहीं है। आजादी में इंडिया के मुसलमान की जो कुर्बानी है, हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, मुसलमान के मुसलमान का बात नहीं है। आप बार-बार क्यों हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं? सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है, मुसलमान मत कीजिए। फिर किसको निकालना मकसद है? हिंदू को निकालेंगे क्या? सिख को निकालेंगे क्या? जैनियों को निकालेंगे क्या? किसको निकालने का मकसद है? आसाम में तिब्बतियन है, आसाम में थाईलैंड जो भारतीय नहीं है, नेपाल भारत के नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। टारगेट कौन है? मुसलमान को टारगेट बना के यहाँ किया जा रहा है, लेकिन हमें ऐलान भी कर रहे हैं मुसलमान हिंदू मत करें। मुसलमान को टारगेट करके बनाया क्या? ये यूडीएफ का जो आदमी बोल रहा है, ये यूडीएफ का जो आदमी बोल रहा है, इसमें हम सामने वो बोल रहे हैं, लेकिन ये जान एक भी मुसलमान विदेशी नहीं है। आसाम में जो मुसलमान बस रहे हैं, हर किसी के पास कागजात है। 71 के बाद फ्रॉड है। एक भी मुसलमान बाहर से नहीं आया। झूठ बोल रहे हैं। 5 साल तक एग्जामिन किया है, 50,000 लोगों ने देखा है। जो कागज बनाया गया हुआ है, अगर किसी का जो कागज जाली है, बनाया गया हुआ है, अगर किसी का कागज जाली है, जाना चाहिए। कागज जाली है, मुझसे बोलने से नहीं होता। कागज जाली है, किसी ने चेक किया, सर्च ऑफिसर ने चेक किया। अभी आप स्टूडियो में बोल रहे, झूठ बोलने से, बीजेपी के लोग झूठ बोलने से कागजात खराब नहीं होते। अगर किसी का कागजात फ्रॉड है, उसको हम निकालेंगे। अभी बीजेपी एक तरफ तो ये चाहती है, जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं 71 के बाद, उनको वो सिटीजनशिप देना चाहते हैं। लेकिन जो जेन्युइन इंडियन है, या वो बांग्ला स्पीकिंग होने की वजह से या किसी कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखने की वजह से उनका नाम काटा जाएगा। ठीक है, मोमिनुल जी, मुसलमान सवाल देखिए, ये उठा है सवाल मोमिनुल जी। मुसलमान किराया, ठीक है, रफीक साहब बात हो गई, रफीक साहब बात हो गई, मुसलमान ठीक है, रफीक साहब सुन लीजिए, आपकी बात हो, दूसरे को सुन लीजिए। अपने जमीन पे रहते हैं। रफीकुल इस्लाम साहब बात हो गई, रफीकुल इस्लाम साहब बात हो गई। इस जमीन को आजाद करने में ठीक है, रफीक साहब बात हो गई, जितना दूसरे भाइयों का देखिए हमारा खून गया। मोमिनुल जी, हम भीख नहीं मांग रहे। जिस तरह से सवाल उठे, क्या वाकई में इशू को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रही है क्या? जिस तरह से वो इस इशू को लेकर परेशान है, हम लोग हिंदू मुसलमान का चश्मे से नहीं। देखिए ये जो इशू है, जो ये नेशनल सिटीजन जो लिस्ट का जो एनआरसी का जो बात है, इसमें हम हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है। जो इसको जो बांग्लादेशी हिंदू आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे रहे, कहाँ लिखा है? मोमिनुल भाई को मैं पूछता हूँ, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं आप, सीएबी जो आप पार्लियामेंट लाएंगे, दोबारा लाएंगे, जरूर लाएंगे। जो बांग्लादेशी हिंदू टिल टुडे, बांग्लादेशी हिंदू नहीं कमिंग
फ्रॉम बांग्लादेश, आप लोग उन लोगों को सिटीजनशिप बांग्लादेश देखिए बांग्लादेश से जो हिंदू आज भी आ रहे हैं, आप भारत के लोग जो आसामी है, यहाँ के बसे लोगों को खाना नहीं दे पा रहे, एजुकेशन नहीं दे पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे, छत नहीं, इनके पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। अब बांग्लादेश से अभी लाके हिंदू को बसा रहे हो, ये आसाम वाले। ठीक है रफीक साहब, मैं देखिए ऐसा बात है मोमिनुल जी, अब बात हो गई, लेकिन 71 से पहले ठीक है रफीक साहब बात हो गई, मोमिनुल जी आपकी बात कम्युनल पार्टी का आदमी है, ये मुस्लिम कम्युनल पार्टी का आदमी है, यूटीएफ कम्युनल है, बांग्लादेशी मुस्लिम बांग्लादेश का है, वो मुसलमान है, उन लोगों को दे रहा है। ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी की आपसे बताना चाहूंगा, सिद्दीक साहब, अगर बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में एनआरसी कराने का इशू उठाया है, शोषा छोड़ दिया है, तो उस पर ममता बनर्जी सरकार को या वेस्ट बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत क्या है? और इस इशू को मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आप समझते हैं कि इस इशू को हिंदू मुसलमान के चश्मे से न देखा जाए, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है। गलत आप अबू हुरैरा साहब अब गलत सोच रहे हैं। बंगाल के लोग बहुत मजबूत हैं। बंगाल के लोग ममता बनर्जी और टीएमसी हुकूमत के साथ लगे हुए हैं। बीजेपी यहां खराबी ला करके बंगाल को तोड़ना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान एक शोषा छोड़कर बंगाल में फिजा खराब करना चाहते हैं। बंगाल का फिजा बहुत मजबूत है। बंगाल का लोग क्या चाहते हैं? लास्ट एमपी इलेक्शन में और बंगाल का लोगों ने राय दे दिया है। इलेक्शन जो दे दिया है, वो हवा उखड़ चुका है, वो हवा उखड़ चुका है। हवा अभी नहीं है, अभी आंधी आएंगे उठ करके जो बंगाल से पैसा जो बीजेपी पैसा गुंडागर्दी और पैसा गुंडागर्दी टीएमसी करता है, गुंडागर्दी टीएमसी कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस ने गुंडागर्दी कर रहा है बंगाल में। जब इलेक्शन खत्म हो गया उसका 2-3 महीना का बाद में आप लोग बिल्कुल वो जमाना गुजर चुका है। पार्टी को बंगाल के लोग बीजेपी को 2021 में उखाड़ के फेंक देंगे। बंगाल का लोग अच्छा है, लेकिन टीएमसी गुंडा पार्टी है। नहीं, टीएमसी गुंडा पार्टी है। अरे गुंडा को लोगों ने वह पार्टी को आप लोग आप महागुंडा है। नहीं ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इस तरह की जबान इस्तेमाल न महागुंडा बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर हम बात भी तो कर रहे हैं। बात हो गई। मैं सलमान निजामी साहब सवाल क्या कर रहा है? बंगाल का मैंने टाइम दे दिया। मैंने मोमिनुल जी अब खामोश हो जाइए, मैंने आपको दे दिया है। डिबेट में मैंने आपको टाइम काफी दिया। मोमिनुल जी सुनिए। अबू हुरैरा साहब, इस सिलसिले में हमारी गुजारिश है कि झगड़े के बजाय संजीदगी से सोचना चाहिए। बिल्कुल एनआरसी बहुत सेंसिटिव इशू है, जाहिर सी बात है। 19 लाख लोगों की जिंदगियों का मसला है। अगर ये मसला हल नहीं होता है तो उनका फ्यूचर एक तरह से डार्क हो जाएगा, तारीख हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत संजीदगी से सोचने का मसला है। सलमान निजामी साहब, मैं बता रहा हूँ 20 साल में नतीजा निकाल ले रहे हैं और नया इशू तैयार करके मुल्क के हालात को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए ठीक है, बात समझ में आ गई मुझे। सिद्दीक साहब बात समझ में आ गई। मैं सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में जो मुल्क के हालात हैं, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर ली या दूसरे बहुत से इश्यूज हैं, क्या वाकई में बीजेपी उससे डाइवर्ट करना चाहती है इश्यूज को, जो इस तरफ से फोकस कर रही है? और अभी आसाम का मसला एक तरह से लटका हुआ और उसके बाद वेस्ट बंगाल पे उसने फोकस कर दिया, एक शोषा छोड़ दिया कि एनआरसी जो है वेस्ट बंगाल में कराया जाएगा। क्या वाकई में इश्यूज को एक तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा लगता है सलमान निजामी साहब? बिल्कुल, ये तो एक अंदाज होगा, उसको भी समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली हम कितने पीछे जा रहे हैं। आज हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हम 5 पे पहुंच गए साहब। आपने नोटबंदी के बाद बोला कि करिश्मा आ जाएगा देश में, हम 9 के पार जाएंगे और आज 5 के नीचे आ रहे हैं आप। और आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं वो देश के नहीं बल्कि दुनिया में घूम रहे हैं।
और तीसरी बात यह है कि आप कश्मीर में देखिए, आज कर्फ्यू लगा है, लोग अंदर हैं, उनका कसूर कोई नहीं है, लेकिन सप्रेस किया जा रहा है। आप आसाम में देखिए, आज बंगाल में देखिए, फौज को किस तरह पीटे जा रहा है। और आसाम में आज ये एनआरसी ला दिया एक नया मुद्दा। ठीक है साहब, अगर आपको किसी पे शक है, आपको नेशनलिटी पे शक है, आपके तो अपने ही लोग फंस गए उसमें, तो आज आप किस पे आरोप लगाएंगे? बिल्कुल। कश्मीर में आप किसी और पे आरोप लगाते, वहां भी तो आपकी सरकार ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। ये तो आप अपनी सरकारों पे, अपनी पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल। ना पाकिस्तान कर रहे हैं, बांग्लादेश कर रहे हैं। आप तो जो बात अपनी सलमान निजामी साहब कह रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं वाकई में, साहब। अगर एक हिंदुस्तानी वाकई में जो भारतीय है, सच्चा भारतीय, अगर इस लिस्ट से बाहर हो जाता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, सबकी नाकामी होगी। सतीश कुमार जी, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। अबू भाई ये मानते हैं जी, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर का उदाहरण दिया, मालूम है कि 7 दशकों में जो मवाद फैला हुआ था वो किस पार्टी के द्वारा किया गया था? कोई मवाद नहीं था, सब खुशहाल थे। आसाम के लोग भी खुश हैं, जब सरकार के लोग भी खुश थे। आप जानबूझ के इन लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप इन लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं। कश्मीर में भी अमन था, आसाम में भी अमन था, मैं जो सवाल किया कि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक हिंदुस्तानी भी अगर गलती से बाहर हो गया तो जाहिर सी बात है कि पूरे काम पे पानी फिर जाएगा। सतीश कुमार जी, अबू भाई ये चुनौती है, चुनौती आपकी सरकार के लिए है। लोगों को आपकी सरकार ने देश को डुबा दिया। वेरीफाई किया जाएगा उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो भारत के नागरिक हैं, भारत भारतीयों के लिए है, उन लोगों धर्म ने के आधार पर, देश के लिए धर्म के आधार पर। जाहिर सी बात है कि 19 लाख लोगों का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं। और ऐसे में अगर कहीं पर भी थोड़ी सी अगर कमी रह जाती है तो ये एक तरह से सरकार की और इंतजामिया की नाकामी होगी। इसी वजह से पूरा मौका इन लोगों को दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को साबित करें, और आखिर में जो साबित नहीं कर सकता और वाकई में अगर वो घुसपैठिया है या गैर मुल्की है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के चश्मे से इस इशू को नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, रफीकुल इस्लाम साहब, मोमिनुल अव्वल जी, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब और सतीश कुमार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।